फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। आज का जो वीडियो है एक्चुअली प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, है ना। हम लोग करेंगे पहले बेसिक क्वेश्चंस, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन करने के पहले कुछ आइडिया होना चाहिए आपको कि एरिया जो वेक्टर होता है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड जो भी फॉर्मूला हो, जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर जो भी फॉर्मूला है, उसके साथ साथ उसका नॉर्मल वेक्टर देते हैं। नॉर्मल वेक्टर कहने का मतलब आपको पता ही है, सरफेस पे परपेंडिकुलर, एक्स में होगा तो आई कैप, वाई में होगा तो जे कैप, जेड में होगा तो के कैप। इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा बात कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाले ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर मान लो वेक्टर ए ऐसा हो 10i प्लस 10j प्लस 5k और बी तुम्हारा i प्लस 2j प्लस 3k हो, है ना, ऐसा कुछ हो, तो जब हम लोग a डॉट बी निकालते हैं तब हमें cos थीटा नहीं आता है, तो हम लोग लिखते हैं i का कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट के साथ में, यहाँ नहीं है तो 1 है तो 10, बीच में हमेशा प्लस। अगर मान लो प्लस माइनस तो उसके साथ प्रोडक्ट में उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 10 और 2 तो 20 और 5 और 3 15, कुल मिला के 45। तो ऐसा आपको याद होना चाहिए, ऐसा कुछ पहले से आइडिया होना चाहिए। नहीं है तो अभी मैंने दे दिया। चलो प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, और आपको तो पता ही है, पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया है प्लेनर सरफेस के लिए। एक सर्कल रखा गया था ऐसे, है ना, कुछ इस तरह का सर्कल था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ इस वाले हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था तुम्हारा 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू था 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये क्या वैल्यू दे रखा था, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू, फाइंड द फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सर्कल। और उस सर्कल का रेडियस भी दे रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रखा है। रेडियस दे रखा है, मान लो 14 सेंटीमीटर है। तो कहोगे सर अब हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला यही जानते हैं कि ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ई भी पता है, एरिया सर हम लोग निकाल सकते हैं, और एंगल भी हमको पता है। तो पहला मिस्टेक, सब कुछ बच्चा को दिखता है और कहता है कि सर ई 2 × 10⁻³ ओके। एरिया कहता है पाई आर स्क्वायर होता है सर, 22/7 पाई आर 14 का स्क्वायर। पहला मिस्टेक तुम लोग ये करते हो कि सेंटीमीटर में मीटर में नहीं कन्वर्ट करते हो। पूरा का पूरा एरिया भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा ई ए। और कॉस थीटा, तीसरा मिस्टेक करते हो थीटा देने में। थीटा हम लोग किसके किसके बीच रखते हैं? एरिया वेक्टर और ई के बीच। ई ऐसे, एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हमारा सर्कल इस तरह से है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऊपर होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके परपेंडिकुलर के साथ जो एरिया वेक्टर कहलाएगा, इसके परपेंडिकुलर के साथ हमारा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ दिखता हुआ एंगल 30 डिग्री एक्चुअली नहीं लेना है, क्योंकि 30 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ एंगल नहीं है। एंगल हमेशा एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश के साथ ही लेते हैं। अभी एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो ऐसे होगा। अब मान लो ए वाला सरफेस इसके साथ 30 डिग्री, तो इस वाले के साथ 60 डिग्री होगी, सी बात है। तो एंगल क्या लेंगे? कॉस 60 डिग्री। तीनों मिस्टेक आपको बता दिया कहाँ कहाँ आप मिस्टेक करते हो। पहला मिस्टेक एरिया सेंटीमीटर में रहता है तो ऐसे निकाल देते हो, और दूसरा एंगल आपको ढंग से पहचाने नहीं आता है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो आप इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, फटाफट करा दो। 2 जा ओके। देखो 10 टू द पावर, ये तुम्हारा 10 टू द पावर 3 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ऐसे काट कुट पे गए। आप कैलकुलेट करते हैं तो 2 × 22 × 2 × 14 × 1/2। नीचे कुछ नहीं बच रहा है, काम कंप्लीट। इसको काटाओ पिटाओ, ये रहा तुम्हारा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 44 × 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर, जो भी तुम्हारा आंसर है ना। सो गुड ओके। एक चीज हमारा छूट रहा है, नीचे हमारा 10 था भाई, 10 ये तुम्हारा आंसर होगा।
सो आप आंसर करोगे एबीसी। इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य यही था कि मैं आपको ये सिखाऊं कि ई ऐसा यूनिट में दे रखा है तो एरिया भी ऐसा यूनिट में लोगे, एंगल पहचानोगे, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल होता है। फटाफट वीडियो को पॉज करो, उतारना उतारो, मैं मिटा रहा हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कर सकते हो। अब थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज करो कि हमारा जो ये सारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था, फ्लक्स हम लोग ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन एक कब लिख सकते हैं ये कॉस थीटा, जब हमारा ई यूनिफॉर्म हो और एरिया प्लेनर हो। पहचानने का तरीका कि ई के एक्सप्रेशन में कभी भी एक्स वाई जेड नहीं हो, कोई भी वेरिएबल नहीं हो, तब ई यूनिफॉर्म माना जाएगा। और एरिया प्लेनर तो पहचान में आता ही है, ऐसा अगर नहीं पहचान में आता है तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है। प्लेनर एरिया यार ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो ये कब होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, जब एरिया प्लेनर हो और ई क्या हो यूनिफॉर्म, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं। अब एक घनचक्कर सा क्वेश्चन आ गया, क्या अच्छा बेटा बना इधर, है ना। दिल रुटिया ई के वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम। और ये जो हेमीस्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर है, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके 10⁴ कर दूं, 4 कर लेना। फाइंड द फ्लक्स थ्रू, फाइंड द फ्लक्स थ्रू given hollow sphere, दिए गए खोखले गोले के, खोखले गोले से विद्युत फ्लक्स की मात्रा ज्ञात करें, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सो फ्लक्स निकालना है। अब हमारा सवाल था कि हम लोग आराम से कर सकते हैं सर डील ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा है ना फ्लक्स का फॉर्मूला। मैंने कहा अच्छा बेटा पहले ये बताओ तो कर्व है या स्ट्रेट है। मान लो हम बात करें हेमीस्फीयर, हेमी कहने का मतलब अर्धगोला, जो हॉलो है, खोखला है अंदर से, तो खोखला ऐसे है तो इसका सरफेस प्लेन थोड़ी है, इसका सरफेस तो क्या है तुम्हारा टिल्टेड है, मुड़ा हुआ है, कर्व है ना, प्लेन तो नहीं है। तो तुम ए वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो। मैंने कहा ठीक है तुम बताओ बेसिक कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताता है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम हो तो फ्लक्स भी सेम होगा। अब तुम एक चीज बताओ कि अगर हम लोग कोई भी कटोरा ले ले और कटोरा के अंदर से तीर मारे, तो बताओ जो तीर अंदर से घुसेगा वही ना ऊपर वाले सरफेस से जाएगा, ये बोल रहे। मान लो कोई बगल से पास किया, क्या ऊपर वाले सरफेस को पास किया, बगल से पास किया, ऐसा कुछ पास किया, टच करते हुए भी निकला तो ऊपर वाले को टच करेगा, कट करेगा तो ऊपर वाले को जरूर कट करेगा। मतलब अंदर से जाए, नीचे से ए वाले सरफेस से जाए या ऊपर से जाए, बात बराबर की अलग अलग बात बराबर। तो नीचे वाला सरफेस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस वाले हॉलो मतलब अर्धगोला, नीचे वाला सरफेस ये प्लेनर है कि कर्व, ये सरफेस हमारा प्लेनर है। और जब प्लेनर है तो हम लोग नीचे वाले सरफेस के लिए लगाएंगे और वही फ्लक्स ऊपर वाले के लिए होगा। तो हम लिखेंगे फ्लक्स फॉर लोअर डिस्क इज इक्वल टू फ्लक्स फॉर कर्व। दोनों के लिए फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ओके ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁴ एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर 7 इंटू 7, लेकिन नीचे 100 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। कॉस थीटा अच्छा है, इधर सर्कल है, ऊपर की तरफ ई, एरिया भी ऊपर की तरफ, थीटा क्या लेंगे हम लोग 0 डिग्री। अगर थीटा अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर एरिया नीचे की तरफ ले लो, बाहर की तरफ पॉजिटिव, तो एरिया अगर नीचे की तरफ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव की बात
नहीं हो रही है। अच्छा, और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होगा कि ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर इधर होगा ऐसे, है ना, कहीं भी ऐसे या फिर ऐसे हो जाए, तो एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है, छोटा सा एंगल है, 90 से कम है, तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। cos 90 से छोटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा पॉजिटिव, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे cos 0 डिग्री। ओके, ऐसा नहीं cos 180 भी लिख सकते हैं, लेकिन अमाउंट में हम दोनों का सेम होगा, हम सिर्फ अमाउंट की बात करें। कटाओ, एक 4 0 से गायब, है ना। वही बात बचा आपके पास, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 3 this into this अगर 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 मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो तो अपना रिजॉल्व कर लेना बाद में कि दिस ओके, एवरीथिंग इज ओके। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर आए तो आप कर सकते हो। चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से, इसको पॉज करो उतार। ध्यान से देखिए, पॉइंट चार्ज क्यों दे रखा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। मेरा मन है कि हम क्या करें कि 2-4 डिस्क डिफरेंट डिफरेंट एरिया का ला के रख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। एक छोटा सा डिस्क इसका एरिया छोटा है, मान लेते हैं A1। एक बड़ा सा डिस्क इसका एरिया बड़ा है A2, और एक बहुत बड़ा डिस्क जिसका एरिया है A3। तीन को तीन जगह पे रखा गया। अब मान लो एरिया 1 वाले से फ्लक्स φ1, एरिया ए वाले से फ्लक्स φ2 और एरिया A3 वाले से फ्लक्स φ3। अब तीनों में कंपेयर करना है कि φ1 φ2 φ3 का वैल्यू क्या होगा। क्या कंपेयर करना है, φ1 φ2 φ3 का वैल्यू क्या होगा, और क्या कंपेयर करना है, कुछ एक्सप्लेनेशन देना है अगर सेम है डिफरेंट है तो। तुमने कहा कि सर ये तो बहुत खतरनाक सा है ना, आपने ई का वैल्यू दे रखा है ना, एंगल बता रहे हो, सिर्फ बता रहे अच्छा डिस्क है, इसका एरिया बड़ा है छोटा। मैंने बोला तुम्हें एडजेक्ट तो बताना भी नहीं कंपेयर करके। तो सिंपल कहा कि अच्छा सर मेरे पास इतना तो दिमाग है सर कि आई फ्लक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। मैं कहूंगा कि सर ई बड़ा होगा तो फ्लक्स बड़ा होगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो भी फ्लक्स बड़ा होगा, और थीटा का वैल्यू बड़ा होगा तो भी cos थीटा का वैल्यू बड़ा होगा तो भी एरिया तो भी फ्लक्स बड़ा होगा। तुमने कहा कि सर एरिया बड़ा फ्लक्स बड़ा, सिंपल बात, नो बकवास, एरिया बड़ा फ्लक्स बड़ा। तुमने कहा कि सबसे बड़ा एरिया सर A3 है, उससे छोटा A2 है, सबसे छोटा A1 है, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स A3 वाले का φ3 सबसे ज्यादा, उससे कम और उससे कम। हमने कहा कि तुम गलत सोच रहे हो। तुमने कहा क्यों सर, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा कि देख ध्यान से, छोटा वाला सर्कल या बड़ा वाला सर्कल है, उससे बड़ा वाला सर्कल, तीनों से नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम पास कर रहे हैं, अलग अलग। जो फील्ड लाइंस की संख्या है वो समान है या अलग अलग है। तो तुमने कहा कि सर समान है। मैंने कहा डेफिनेशन पे जाओ, जब समान हो तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, समान या डिफरेंट, समान। तो A1 का भी फ्लक्स A2 के बराबर होगा और A2 का भी फ्लक्स A3 के बराबर होगा, तीनों का फ्लक्स आपस में बराबर होंगे। तुमने कहा कि सर आप तो ये वाला फॉर्मूला आप गलत हो जाएगा कि आपने फॉर्मूला लिखा था कि फ्लक्स का फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्योंकि एरिया बड़ा है और आप फ्लक्स का है समान। मैंने कहा नहीं, देख थोड़ा सा कि अगर इसका एरिया बड़ा है तो इसमें ई का वैल्यू छोटा है, सिर्फ एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ई पर भी डिपेंड करता है। एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा दे रहे हैं तो बैलेंस हो जा रहा है। एरिया बड़ा है, A3 वाले का देखो एरिया क्या है, बड़ा है, लेकिन फील्ड जैसे जैसे दूरी बढ़ता है चार्ज से फील्ड का वैल्यू घटते जाता है। तो देखो सबसे कम फील्ड का वैल्यू A3 के पास है, उससे ज्यादा A2 और सबसे ज्यादा A1। तो अगर एरिया बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एरिया, तो क्या घट रहा है, ऑब्वियस सी बात है फील्ड घट रहा है, जिस कारण तीनों 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 बैलेंस हो जा रहा है।
कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो phi1, phi2, phi3 का वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम होगा पता है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन समान जा रहा है। और एक अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर एरिया बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि एरिया बढ़ रहा है तो फील्ड घट रहा है, जिसके कारण वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा और हमारा फ्लक्स का वैल्यू ऊपर नीचे ना के तीनों का सेम आएगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, phi1 is equal to phi is equal to phi is equal to phi means phi1 is equal to phi2 is equal to phi3 doesn't matter what the amount of area is that। समझ में आए? ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। एक और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन गॉस लॉ से। कौन सा लॉ से? गॉस लॉ से। इसको मिटा दिया जाए। ओके देखो, मैंने बोला कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दे रखा था 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4 आई कैप ई का वैल्यू दे रखा था। और मैंने एक रखा क्यूब, घन। क्यूब तो समझते हो है ना, घन रख दिया बीच में। और तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड द फ्लक्स थ्रो। क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स थ्रो गिवन ट्यूब। जो क्यूब दिया हुआ है उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। साइड लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तुमने कहा कि सर 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 आपने अभी तक तो एक सरफेस वाला पढ़ाया है, अभी तो आप मुझे 6 का दे रहे हो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। जैसे मैं कहूं कि इस वाले फील्ड जैसे क्रॉस करेगा, आपको ऐसे ही रखा गया है ओरिएंटेशन, ऐसा क्रॉस करेगा और इस वाले पर भी ऐसा क्रॉस करेगा। 2 सरफेस पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी के 4 सरफेस पे नहीं पड़ेगा। तुमने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया सर, कुछ ढंग का बता। मैंने कहा अच्छा नहीं किधर। मैंने बोला ये बुक है ना। अगर फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, तो ध्यान से देखिए, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, इन दोनों के साथ एंगल इस वाले फेस पर एंगल देखो तो फील्ड लाइंस इधर है, एरिया वेक्टर इधर, ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा ई वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। इस वाले फेस की बात करूं तो ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर इधर, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ क्यों ले रहे हैं कि हम लोग जानते हैं बाहर की तरफ एरिया वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग हमेशा बाहर की तरफ ही एरिया वेक्टर लेते हैं। और फील्ड भी ऑलरेडी इधर ही है भाई साहब। ओके, तो फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना होगा भाई साहब? 0 डिग्री, है ना। अब बाद बाकी फेस के लिए समझना है तुम्हें। यहां पर भी ऊपर वाले फेस के लिए अभी भी फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में नहीं। अरे देख भाई साहब, आई कैप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? आई कैप। एक्स डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे। तो इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए ये रहा फील्ड, ये रहा इधर फ्लक्स। थीटा कितना? थीटा कितना? 90। तो थीटा 90 तो फ्लक्स 0 क्यों? थीटा 90 तो फ्लक्स 0 क्यों हो जाएगा भाई? cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इस वाले फेस की घंटाधार हो गई। नीचे वाले फेस की बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही है, नीचे ऐसे। ध्यान से देखें, ये रहा तुम्हारा, इधर रहा तुम्हारा फील्ड, इधर रहा तुम्हारा एरिया, नीचे का तरफ एरिया, दोनों के बीच एंगल 0। ओके, इस वाले साइड पर फिर से फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। अभी भी देखो ध्यान से 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। फिर इस वाले फेस पर भी वैसे ही। तो बाकी के 4 फेस पर थीटा क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री। इस कारण फ्लक्स होगा नहीं, इन दोनों फेस पे फ्लक्स होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू फ्रंट फेस। ये जो फ्लक्स है फ्रंट फेस के कारण, फ्रंट फेस से फ्लक्स कितना निकलेगा? तो फ्लक्स का वैल्यू होगा E A cos थीटा। तुमने कहा ठीक है सर, E का वैल्यू रहने देते हैं, एरिया भी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्या होने वाला है। एरिया अगर इधर का A है तो इधर का भी एरिया A होगा, क्योंकि क्यूब है, घन है, घन का प्रतीक
प्रत्येक फेस मतलब प्रत्येक जो फेस होता है उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है, घनाभ का अपोजिट का होता है सेम। तो ये और यहाँ पे थीटा कितना अभी निकाल पता है, cos 180 और cos 180 का वैल्यू क्या हो जाता है -1, तो माइनस ये आ गया। अब ठीक है, फ्लक्स फॉर लास्ट या बैक फेस, जो बैक फेस है ना उसके लिए हमें फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे E A cos थीटा। cos थीटा है यहाँ क्या 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो आ गया हमारे पास E A। अब दोनों को अगर जोड़ दे तो नेट निकलेगा। जो नेट की हम बात करेंगे तो फ्लक्स φ1 और φ2 दोनों जोड़ना पड़ेगा, माइनस EA और प्लस EA कुल मिला के होगा कितना 0, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। एक चीज मैं बता दूं आपको कि कभी भी याद रखना इस बात को, दिख रहा होगा लेकिन कभी भी अगर कोई क्लोज सरफेस हो, जैसे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो या स्फीयर हो, तो कोई भी क्लोज सरफेस को अगर कोई फील्ड लाइंस 2 बार क्रॉस करे, कितना बार, ट्वाइस, 2 बार, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस बात का ख्याल रखेंगे, एक ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे, कभी भी बहुत काम देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करते समय बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आपके पास टाइम कम है, इस ट्रिक का यूज करके हम लोग फटाफट शॉर्टकट में दर्शक आंसर निकाल सकते हैं। तो जब भी 2 बार क्रॉस करे, जैसे इसको यहाँ पर एक बार क्रॉस किया, एक बार यहाँ अंदर घुसा और बाहर निकल गया, तो जब भी 2 बार क्रॉस करेगा फ्लक्स हमेशा क्या होगा 0। समझ में आए क्वेश्चंस? सो एक क्वेश्चन और है, देख लेता हूँ, पॉज करो बेटा। जो क्यूब है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रखा गया। ये कहने का मतलब क्या बन रहा है इधर देखेंगे। नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना की मत सुनियो। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल परसों 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में तुम लोगों के लिए वीडियो कुछ लाऊं कि 10th बाद क्या करना चाहिए और 12th बाद जो झक मार रहे हैं बच्चे उनके लिए, मतलब 12th के बाद क्या क्या है, क्या ऑप्शन, क्या क्या कुछ समझ में नहीं आता ना, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है 12th बाद। और 10th बाद भी, 10th बाद तो आदो रहता है लेकिन उतना सही गाइडलाइन पता नहीं होता। मैं इन सारे के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, 10th के लिए स्पेशल और एक 12th पास आउट के लिए स्पेशल, क्या क्या कर सकते हो, आपके हर समस्याओं का समाधान होगा इसमें। Z-X-Y कहने का मतलब कि ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लोग रखा गया है और फील्ड हमारा है 2 × 10⁴ I कैप। ठीक, मतलब फील्ड ओरिजिनेट यहां से हो रहा है, नहीं यहां से हो रहा है, मतलब इस वाले फेस को फील्ड पार नहीं करेगा। अब नहीं करने का रीजन भी है भाई साहब, इसमें लगा क्या कुछ बस इस तरह का क्वेश्चन है। क्यूब है जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग प्लेस किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 × 10⁴ XI कैप और एक्सिस दे रखा है, आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू ईच फेसेज। फिर से वही राम कहानी, 4 का 4 फेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इस किसके अलोंग है,
एक्स के अलॉन्ग है और तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग क्यू रखा गया है। बाकी दो फेस के लिए हम लोग कंक्लूड करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब एक्स का वैल्यू 0 हो तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एट फर्स्ट फेज की बात करें तो एक्स क्या है 0, देयरफॉर ई हमारा क्या हो जाएगा 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स फर्स्ट फेज की तरफ 0। एट सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो यहां पे ई का वैल्यू सबसे पहले डिटरमाइन था। ई का वैल्यू डिटरमाइन ए इज इक्वल टू मान लो 10 सेंटीमीटर, तो अच्छे से हमारा आंसर आएगा ना। तो ई का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ और एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। ई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे एरिया निकालें। एरिया पता है, एरिया ए वेक्टर, एरिया क्या होगा a स्क्वायर मतलब 10/100 इंटू 10/100 कुल मिला के 10⁻² लिख सकता हूँ। अरे 1/100 को 10⁻² लिख सकता हूँ या नहीं, मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स निकाल दो। फ्लक्स नेट फ्लक्स होगा क्या, EA cos थीटा, क्योंकि सरफेस प्लेनर है और ई यूनिफॉर्म है। तो क्या बात कर दो सर, ई तो यहाँ वेरिएबल है। अभी आपने बताया कि जब भी ई में एक्स वाई जेड हो तो आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि देख, इस फेस की बात की जाए, अगर मैं बात करूं इस फेस के लिए, तो इस फेस पर एक्स का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, हर जगह एक्स का वैल्यू सेम है। हाँ, वैल्यू वाई का बदल रहा है तो वाई से मतलब है नहीं, यहाँ एक्स का वैल्यू सेम है तो ई यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ई सिर्फ और सिर्फ एक्स पर डिपेंड कर रहा है और एक्स हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ई यूनिफॉर्म है, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा पाए हैं। तो ई का वैल्यू 2, अब ये भी निकाला है ना, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स आ ही जाएगा। कितना होगा, अरे 10⁻² 3 तो 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया क्या। तो सिंपल क्वेश्चंस का प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास का वीडियो था। अब नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, जब थोड़ा सा गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ आइडिया आएगा तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।